हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। तो आपने बोला था ना कि इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करना, चलिए यही स्टार्ट करेंगे। वन लाइन फॉर्म में हम ये कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक टर्म है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन आप सिंपली याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगे पार्लियामेंट्री के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो डिफरेंट डेफिनेशन आपको मिलेंगे। तो लेकिन आप सिंपल एक चीज़ आप पे याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक सेट ऑफ रूल्स होता है। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होता है? रूल्स लिखे हुए होते हैं। यहाँ हम कहेंगे सेट ऑफ लॉज होता है, ठीक है। कानून के का क्या होता है? एक सेट होता है, यानी कि कानून की एक बुक होती है, रूल्स की एक बुक होती है। आप सिंपली भी कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक, ठीक है। जिससे क्या होता है? जिससे मुल्क को चलाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो रूल्स है ना, ये जो लॉज है ना, ये गवर्नमेंट को भी फॉलो करने पड़ते हैं। ये बाकी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, बाकी जो सिटीजन होते हैं, उनको भी फॉलो करने पड़ते हैं। सिंपली आप याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होता है या सेट ऑफ लॉज होता है बाय विच ए कंट्री इज गवर्नड, ठीक है। बाय विच ए कंट्री इज गवर्नड, जिसे एक मुल्क को चलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, हर एक को जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय। ये आइडिया पहले किसने दिया था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? ये दिया था एम एन रॉय ने। किसने? एम एन रॉय ने। दैट इज मना बिंद्रा। मना बिंद्रा, याद रखना इसका नाम है असली मना बिंद्रा नाथ। मना बिंद्रा नाथ रॉय, ठीक है। एम एन रॉय का मतलब क्या है? मना बिंद्रा नाथ रॉय। इसने दिया था ये आइडिया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्मड इन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी? देखिए, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाई? ये लोगों ने बनाई क्या? हाँ बिल्कुल, लोगों ने ही बनाई, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों ने बनाई। लेकिन सारे लोग जितने हिंदुस्तान में रहते, जितने इंडिया के सिटीजन्स थे, वो तो वहाँ असेंबली में मत गए, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक ग्रुप बनाया गया। आप ऐसे मान के चलिए, एक ग्रुप बनाया गया, ठीक है। एक असेंबली बनाई गई। उसमें कितने मेंबर्स हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। आप फिलहाल मान के चलिए 200-300 मेंबर्स थे, ठीक है। 200-300 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया लोगों का, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप बनाया गया। उनको बताया गया कि चलिए आप जाइए और आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए, ठीक है। इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए। अब देखिए, इसमें सिर्फ हिंदूज ही नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, इसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं थे, यहाँ सिर्फ सिख्स ही नहीं थे, इसमें हर एक कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, उसमें हर एक कम्युनिटी के लोग थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, हर एक क्रिश्चियन, हर एक कम्युनिटी के लोग वहाँ पे थे, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? यानी कि वो असेंबली एक ग्रुप था लोगों का, रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, बनाई, ठीक है। तो अब आपसे ये बताया जा रहा है कि ये बताइए, जो असेंबली है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये कब बनाई गई? ये बनाई गई नवंबर 1946 में। कब? नवंबर 1946 में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये इट वाज, हाँ आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्मड अंडर विच प्लान, ठीक है। आप याद रखना, इट वाज फॉर्मड अंडर कैबिनेट। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये बनाया गया था। कौन? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसके तहत बनाया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया। अब बताओ कि सारी कैबिनेट मिशन प्लान क्या होता है, चार्टर एक्ट क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, वो हिस्ट्री का काम है। लेकिन देख लीजिए, यहाँ पे आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं अब, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ कैबिनेट मिशन प्लान क्या था। देखिए, एक सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैबिनेट मिशन प्लान ये क्या था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्रेम्ड ऑन कम्युनल बेसिस, यानी कि इसमें हर एक कम्युनिटी की शिरकत होनी चाहिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप लिखोगे, इसमें हर एक इसमें हर एक कम्युनिटी को राइट्स बराबर मिलने चाहिए, बराबर इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए, ठीक है। ये मान के चलिए आप फिलहाल कैबिनेट मिशन प्लान कहती थी, ठीक है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको, बस जितना मैं पढ़ाऊंगा ना, बस इतना सोचना कि बस यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए अब। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज। टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कितनी थी? यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये जो ग्रुप बनाया गया था मेंबर्स का, इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? याद रखना, इसमें टोटल थे 389 मेंबर्स। इसमें आपको पता होगा कि 1947 से पहले, ठीक है, 1947 से पहले, चलिए 1947 को आप क्या क्या करना है डेट को, तो आप ये बात याद रखना। ये तो आपको पता है ना कि पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ही था, है ना। इंडिया पाकिस्तान एक ही था, ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान एक ही था। तो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई ना, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, ये क्या थे? ये एक दूसरे के साथ थे, ठीक है। यानी कि ये एक ही था, ये एक ही देश था। इंडिया पाकिस्तान एक ही देश था, एक ही मुल्क था।
अब टोटल उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई उस वक्त टोटल मेंबर्स कितने थे, 389। और फिर जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, याद रखना, फिर जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, यानी कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना, उनको कहा गया कि आप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आ सकते। ठीक है, अब आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपका देश अब अलग हो गया, आपकी कंट्री अब अलग हो गई। तो उसके बाद कितने मेंबर्स रह गए? शाबाश, 299 मेंबर्स रह गए। कितने, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, आप लिखना 389। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान वाज, तो आपका आंसर होना चाहिए 299, यानी कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान इतने मेंबर्स थे। तो अब कितनी सीट्स की गिरावट देखने को मिली? 90 सीट्स जो हैं वो डिक्रीज हो गई है ना, क्योंकि आप 389 को माइनस कीजिए 90, वहां पे आपको 299 आंसर मिलेगा, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये जो 389 मेंबर्स थे, ठीक है, ये मेंबर्स कहाँ से आए थे? ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये मेंबर्स कहाँ से आए थे, आप याद रखना इसमें से 296 जो थे ना, दे वर इलेक्टेड। इनका भी इलेक्शन हो गया था, जिस तरीके से हम बनाते हैं ना एमएलएज वेमएलएज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी तरीके से इनका भी इलेक्शन हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से इनका भी इलेक्शन हुआ था। किनका? ये जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बना रहे थे ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, इनका भी सेम उसी तरीके से इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो अब ये 389 मेंबर्स का तो इलेक्शन हो चुका था। इसमें 296 जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया को। किसको? याद रखना, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया को। ठीक है, तो अब बाकी कितने बचते हैं यहाँ पे? 93। वो जो 93 थे ना, वो प्रिंसली स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसको? यानी कि दे वर इलेक्टेड बाय प्रिंसली स्टेटस, है ना। इनको ये जो 93 मेंबर्स थे, इनको किसने इलेक्ट किया था? प्रिंसली स्टेटस से आए थे, है ना। ये प्रिंसली स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 296 मेंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 296 मेंबर्स है ना, इसमें से 292 मेंबर जो है ना, 292 मेंबर्स, ठीक है, दे वर इलेक्टेड थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कितने रिप्रेजेंट कर रहे थे? 292। आउट ऑफ दीज 296, 292 जो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से आए थे। अब इसमें जो चार बचते हैं, 296 जो मैंने बोला, 292 कहाँ से आए थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। इसमें जो चार बचते हैं ना, वो चार कहाँ से थे? याद रखना, वो जो चीफ कमिश्नर हुआ करता था ना उस वक्त, चीफ कमिश्नर का जो प्रोविंस था ना, चीफ कमिश्नर का जो प्रोविंस था इंडिया में, जो उस वक्त चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंसेस थे, वहां से चार मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, चार मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। एक उसमें था अजमेर मीरावारा, यानी कि अजमेर मीरावारा को एक क्या हम कहेंगे, एक मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा था। दूसरा जो है वो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा था। तीसरा कूरग को रिप्रेजेंट कर रहा था। और चौथा जो है वो ब्रिटिश बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। किसको? ब्रिटिश बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, वो ब्रिटिश बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। हो गई ना ये चार? तो इसमें हो गए मेंबर्स, तो हमने आप पढ़ लिए, हो गया ये। तो अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, या मतलब आप ये कहोगे सर आपने पढ़ा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो आप इजीली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप इजीली मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको ये जो कंफ्यूजन है ये मैं आपको दूर करूंगा। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है मैं बहुत ही डीपली पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। हो सकता है कोई मतलब होता है ना स्टूडेंट जो बहुत ही वीक होता है, होता रहता है ऐसा। तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है, अब इनको मत बैठना है। ठीक है, इनको तो अब कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो रूल्स हैं ये इनको तैयार करने हैं, लॉज इनको तैयार करने हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। ठीक है, अब उसके बाद ये रीअसेंबल कब हुए थे? 14 अगस्त 1947 को फिर ये दोबारा रीअसेंबल हो गए। ठीक है, रीअसेंबल हो गए, यानी कि फिर से मतलब दूसरी बैठक लगी। तो पहली बैठक आपसे पूछा जाएगा, बस 9 दिसंबर 1946 याद रखना। अब क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि टोटल कितने सेशंस हुए।
ठीक है, टोटल कितनी बैठक हुई, ठीक है, टोटल कितने सेशंस हुए, सॉरी टोटल कितने सेशंस हुए, किसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने टोटल कितने सेशंस किए, 11 सेशंस, याद रखना, ठीक है, इन्होंने टोटल 11 सेशंस किए, ठीक है, 165 डेज जिनको लगे, कितने डेज उनको लगे, 165 डेज उनको लगे, ठीक है, यानी कि ये जो 11 सेशंस उन्होंने किए ना, उनको 165 डेज लगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हाउ मच टाइम इट टुक टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया की, इसको कितना टाइम लगा बनने में, देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे हैं, ठीक है, तो कुछ बुक्स लिखेंगे 2 ईयर 11 मंथ एंड 17 डेज, वो चलता रहता है, ठीक है। जब आपका वहाँ पे होगा ना ऑप्शन जो होंगे, उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगी, उसमें 17 18 का डिफरेंस नहीं होगा, उसमें 25 का डिफरेंस होगा, 17 दूसरा होगा 17 दूसरा होगा 20 डेज, तो आपको 17 18 जो है ना एक ही आप याद रखना, तो 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज आप याद रखना, ठीक है। तो मतलब ये जो है ना यहाँ पे डिफरेंस आपको वहाँ पे ऑप्शन में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, शाबाश, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, आंसर क्या बताओगे आप, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना, इट वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इट वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस सेशन में मूव किया था, किस सेशन में फॉरवर्ड किया था, याद रखना ये पहले ही सेशन में, दैट इज फर्स्ट सेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फॉरवर्ड किया, उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया, ठीक है, यानी कि जो पहली सेशन थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड किया, कब, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, ठीक है, मूव कब किया गया, शाबाश, 13 दिसंबर 1946 को। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इट वाज अडॉप्टेड ऑन, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, आपका आंसर होना चाहिए 22 जुलाई 1947, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन आपसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम लेटर द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप याद रखना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही लास्ट पे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही लास्ट पे इंडिया का प्रेम्बल बना, क्या बना, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना ये लास्ट पे इंडिया का प्रेम्बल बना, ठीक है, लेटर इट बिकेम द प्रेम्बल ऑफ इंडिया, ये बात याद रखना, ठीक है। तो देख लीजिए, मतलब ये प्रेम्बल ऑफ इंडिया का क्यों बना, ये इंडिया का प्रेम्बल क्यों बना, इंडिया का प्रीफेस से क्यों बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस से क्यों बना, देख लीजिए जो पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे ना वही प्रेम्बल में भी है, इसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो किया नहीं शायद, ये किया 7, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, पहला प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कौन था, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका पहला प्रेसिडेंट था। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ, एक होता एडवाइजर, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन, एक था एम एन रॉय ने दिया आइडिया कि पहले यहाँ पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, लेकिन दूसरा है बी एन राव कौन है, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ अब देख लीजिए उसका तो मैंने आपको बोला, बी एन राव का मतलब क्या है, पता क्या है, दैट इज बेनिगल नरसिंह रॉय, ठीक है, बेनीगल बेनीगल नरसिंह राव, ठीक है। सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वायर अलॉटेड टू ईच प्रोविंस, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बोला ना जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट किए गए है ना डिफरेंट प्रोविंसेस से, अभी जो मैंने आपको बताया कौन मेंबर कहाँ से आया था, तो देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स थे ना वहां पे सीट्स अलॉट की गई थी हर एक प्रोविंस को, ठीक है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए ये बहुत सारी टेरिटरीज थी है ना, बहुत सारी टेरिटरीज थी, इसमें पॉपुलेशन मान लीजिए अलग था, कुछ इसमें अलग का था, इसमें अलग थी, इसमें 1 मिलियन था, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, इसमें 5 थे। अब क्या हुआ, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको जब इलेक्ट करना था ना, तो जिस तरीके से आज आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि कोपारा से कितने सीट्स हैं,
जम्मू से कितने लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट इस साल है, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे दिया गया था उस वक्त, किस बेसिस पे सीट्स अलॉट की गई थी इन प्रोविंसेस को? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन देखा गया था। अगर देखा गया था कि इसमें 2 मिलियन पॉपुलेशन है तो कहा गया था कि इससे 2 मेंबर्स को आप इलेक्ट करो, ठीक है। यहां से 2 मेंबर्स इलेक्ट होने चाहिए। अगर इसकी 5 मिलियन पॉपुलेशन है, इसकी कितने, इस यहां से कितने मेंबर्स इलेक्ट होने चाहिए? 5 मेंबर्स इलेक्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन, यहाँ पे 3 मिलियन, इस टेरिटरी की पॉपुलेशन, इस प्रोविंस की 3 मिलियन पॉपुलेशन है, तो कहा गया था कि यहाँ से 3 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखना 1 to a million, ठीक है। इस बेसिस पे क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट्स हैं वो अलॉट की गई थी, ठीक है। अब 1 मिलियन कितना होता है पता है आपको? 10 लाख जो है ना, 10 लाख, 10 लाख माइनस 10 100,000 10 लाख 10 लाख 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, ठीक है। यानी कि 10 लाख जहां पे पॉपुलेशन थी वहां पे एक सीट उनको दी गई। जहां पे 20 लाख थे, ठीक है, तो उनको 2 सीट्स दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट की गई? शाबाश बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब की गई? 26 नवंबर 1949 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुई, यानी कि वो बनी, यानी कि वो फाइनलाइज हुई कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यानी कि इस दिन वो तैयार हुई। तो अब आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ये बताइए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? 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 26 नवंबर, याद रखना 26 नवंबर जो है ना, इस दिन होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब होता है? 26 नवंबर को होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, ये बात आप याद रखना। तो ये 2015 से ये कहा गया था कि मतलब अब हम 26 नवंबर जो है ये हम रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। इस दिन क्या करते हैं, याद रखना, इस दिन क्या होता है? 26 नवंबर को क्या किया जाता है? इस दिन सेलिब्रेट की जाती है किसकी बर्थडे? शाबाश, पता है आपको, इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, इसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हो गई फिर? इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। देख लीजिए, तैयार तो इस दिन हुई, लेकिन उसके बाद जो ये रूल्स रेगुलेशन जो लागू में आए ना, वो 26 जनवरी 1950 से आए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या है? which provisions were implemented with immediate effect from 26 नवंबर 1949। आपने ऊपर अभी देखा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गई 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फिर उसके बाद लागू जो रूल्स है ना वो 26 जनवरी 1950 से हो गए। लेकिन ऐसे कौन से प्रोविजंस थे, ऐसे कौन से लॉज थे, ऐसे कौन से रूल्स थे जो जल्द ही मतलब क्या किए गए, इंप्लीमेंट किए गए, जिनका मतलब लागू जल्दी से ही किया गया, ठीक है। यानी कि ये कहा गया कि नहीं, आज से ही ये रूल जो है वो लागू होने चाहिए, ठीक है। जिस दिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई उसी दिन से कहा गया कि नहीं, ये रूल्स आज से लागू होने चाहिए। वो कौन कौन सा था? सिटीजनशिप, ठीक है, इलेक्शंस एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट इलेक्शंस, ठीक है। प्रोविजनल पार्लियामेंट इलेक्शंस और सिटीजनशिप, ये जो तीन है ना, ये आप याद रखना। बाकी भी कुछ थे लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट जो है, ये वाले जो प्रोविजन ना, ये इंप्लीमेंट किए गए विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तैयार होगी, कहा गया कि ये वाले रूल जो है ये इंप्लीमेंट होने चाहिए, ठीक है। हु वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? शाबाश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। क्या था? शाबाश, ही वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, है ना, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता था, माइनॉरिटी कम्युनिटी से। अगर इस वक्त आप देख रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज बैकवर्ड के जो इलाके हैं ना, बैकवर्ड्स को जो रिजर्वेशन वगैरह मिलती है ना, वो इसी के बदौलत मिल रही है। किसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत से मिल रही है, ठीक है। क्योंकि इसने उस वक्त बहुत ज़्यादा डिबेट्स किए उसके ऊपर, ठीक है। इसने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी बहुत बार मतलब क्या की, डिबेट्स किए उनके साथ, मान लीजिए मतलब लड़ाइयाँ की। उसने कहा कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाद में तो फिर से यूनाइट हो गई, होता रहता है तू मैं में। तो क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी? हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी? शाबाश, ऊपर आपने क्या देखा, एक था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, एक था ड्राफ्टिंग कमेटी, दूसरा है स्टीयरिंग कमेटी। इसी तरीके से जो हमारा इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उन्होंने 22 इस तरीके से 22 कमिटीज बनाई थी। कितने कमिटीज बनाई थी? 22 कमिटीज बनाई थी। अब आप बताओगे सर ये 22 कमिटीज किस लिए बनाई गई थी? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही है लेकिन उन्होंने फिर से कमिटीज फिर क्यों बनाई? कमिटीज इसलिए बनाई गई थी, जो 22 कमिटीज है ना, उनको डिफरेंट टास्क दिए गए,
ठीक है। यानी कि एक कमेटी को बताया गया कि आप ये वाला ये मतलब आप प्रेसिडेंट के रूल्स लिखो, दूसरे वाले कमेटी को बताया गया कि आप एडवाइस दिया करो, तीसरे वाले कमेटी को बताया गया कि आप अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताया करो, ठीक है। मतलब डिफरेंट टास्क दिए गए लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया ना कितने कमेटीज बनाए, 22 आप याद रखना। उसमें से एक कौन था, एक ड्राफ्टिंग कमेटी था जिसका चेयरमैन कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा था स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग का कमेटी का कौन था चेयरमैन, शाबाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी भी क्या करती थी, ये एडवाइस देती थी और प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स हैं, प्रोजेक्ट की जो अचीवमेंट्स हैं वो ये फॉरवर्ड करती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन कंपोज्ड ऑफ, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। अब आप बताओगे सर प्रेजेंटली कितने हैं, प्रेजेंटली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको प्रेजेंटली कहीं पे भी नहीं पहुंचा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, डिफरेंट आंसर्स हर एक चीज में आपको मिलेंगे, आर्टिकल्स में भी, पार्ट्स में भी, शेड्यूल्स में भी, ठीक है। हर एक में आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। देख लीजिए, अगर मैं आज आपको बोलूंगा कि आज फॉर एग्जांपल आज 470 आर्टिकल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है, तो हो सकता है कल अगर कोई नया आर्टिकल आ गया, हो गए 471, जो आपका पेपर निकालेंगे वहां पे, तो आप बताओगे सर यहाँ पे तो वो ऑप्शन है ही नहीं, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फिर भी मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटली कितने आर्टिकल्स है। देख लीजिए, आपको 448 देखने को मिलता है ना, नहीं ये गलत जवाब है, 448 नहीं है। आज जो प्रेजेंटली जो आर्टिकल्स है ना वो 470 है। कितने हैं? 470 आर्टिकल्स है, ठीक है। पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो 25 पार्ट्स है, तो शेड्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। और अब अगर अमेंडमेंट्स की बात करेंगे तो 105 अमेंडमेंट्स है। कितने हैं? 105 अमेंडमेंट्स। देख लीजिए, अगर आप देखोगे ना बहुत सारी बुक्स, वहां पे ज्यादातर ज्यादा जो मतलब लेटेस्ट जो होगी ना बुक जो अपडेटेड होगी, उसमें आपको 104 अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, 12 अगस्त 2021 से और एक अमेंडमेंट लागू हो गया, 105, यानी कि जो 150 अमेंडमेंट एक्ट था जो 12 अगस्त 2021 से लागू हो गया, ठीक है। तो कितने अमेंडमेंट्स हैं प्रेजेंटली? 105 अमेंडमेंट्स हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कितने अपेंडिसेस हैं, कितने अपेंडाइसेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना देयर आर 5 अपेंडाइसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने क्या याद रखा, प्रेजेंटली देयर आर 470 आर्टिकल्स, देयर आर 25 पार्ट्स, देयर आर 12 शेड्यूल्स, ठीक है। और अमेंडमेंट्स कितने हुए? 105 अमेंडमेंट्स हैं और 5 अपेंडाइसेस हैं, ठीक है, अपेंडाइसेस। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, 20 जनवरी 1950 was specifically chosen as the date of commencement of constitution because of this day in 1930 the dash day was celebrated। देख लीजिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना वो तो पहले ही तैयार हो चुकी थी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसके बाद तो ये क्यों रुके, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये क्यों रुके, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि आज से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो ये हम लागू करेंगे, आज से मतलब पूरा ये फोर्स में आना चाहिए, वो क्यों रुके? उन्होंने 26 जनवरी 1950 को क्यों ये डेट मतलब ये डेट मुकर्रर किया कि इस दिन हम मतलब जो है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लागू में लाएंगे, वो हम फोर्स में लाएंगे। ये 26 जनवरी उन्होंने क्यों रखा था? क्यों? देख लीजिए, उन्होंने क्या किया था 1930 में, आपको याद होगा इसी दिन, ठीक है, इसी दिन 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वराज जो है वो स्टार्ट किया था, है ना। कहां पे पूर्ण स्वराज स्टार्ट किया था? आपको पता होगा, लाहौर सेशन में, है ना, लाहौर सेशन में। कब? 1929 में, है ना। तो इसीलिए ये उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को ही अब क्या करेंगे, 26 जनवरी जो है ये डेट हम मुकर्रर करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, अपने आईन का क्या करेंगे, शाबाश, उनको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, विच कंट्री हैज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड किस कंट्री को है? शाबाश, बताइए, किसी को पता है? पता है किसी को? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच कंट्री हैज बल्कीएस्ट, बल्कीएस्ट पढ़िए, या विच कंट्री हैज लेंथीएस्ट रिटन, विच कंट्री हैज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, या विच कंट्री हैज बल्कीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है इंडिया, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, सबसे बड़ी, मान लीजिए सबसे बड़ी किताब जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंडिया की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, देख लीजिए, जितने भी आर्टिकल्स बनाए गए, जितने भी रूल्स बनाए गए, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, ठीक है। चाहे कितनी भी सुपीरियर गवर्नमेंट हो, उसको कोई छेड़ नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन आप छेड़ सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हम छेड़ सकते हैं, छेड़ नहीं सकते मतलब आप बोलोगे अगर ये माइनॉरिटी इसको के हक में है तो आप बोलोगे इसको हम बिल्कुल डिप्लीट करेंगे, इसको बिल्कुल हम ओमिट करेंगे, डिलीट ही करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, नहीं।
आप थोड़ा सा उसमें क्या कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा आप उसको आल्टर मतलब कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें आप मतलब जो कलम है ना, वो आप वो जो लिखा गया है उसमें, ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए अगर उसमें ज़्यादा लिखा गया है कुछ, मतलब ये फायदे होने चाहिए, आप थोड़ा सा उसमें रिडक्शन कर सकते हो या आप उसमें इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उस आर्टिकल को बिल्कुल ही आप डिप्लीट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे एक आर्टिकल ऐसा बनाया गया है कि जिसमें लिखा गया था कि मतलब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि हम अपने जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको हम राइट टू स्पीच देंगे। क्या देंगे? राइट टू स्पीच देंगे, ठीक है, राइट टू स्पीच, ठीक है। यानी कि अगर किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि अगर किसी को कोई कहीं पे लगता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो वो अपनी बात जो है वो रख सकता है, ठीक है। यानी कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, वो हर एक सिटीजन को ये राइट दिया गया है कि आप ये अपनी बात कह सकते हो कि नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है। लेकिन अब अगर देख लीजिए, वायलेशन तो नहीं करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीज नहीं लिखा गया है कि आपको क्या करना है, आपको वायलेट करने हैं, मतलब रूल्स आप उस तरीके से आप जाओगे वहां पे प्रोटेस्ट करोगे, पत्थर मारोगे या आप उस बिल्डिंग जलाओगे, बाकी चीजें, वो वायलेशन तो मत करनी है, ठीक है। इससे जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट है, जो लोकसभा राज्यसभा है, वो इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट वो क्या कर सकते हैं, वो ये कह सकती हैं कि देख लीजिए आपके पास राइट टू स्पीच है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप अपनी बात बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन आप कोई भी वायलेशन नहीं करोगे, ठीक है, आप कोई भी वायलेशन नहीं करोगे। मान लीजिए, मतलब ये तो आर्टिकल था राइट टू स्पीच, लेकिन इसमें अब अमेंडमेंट क्या किया गया कि वायलेशन नहीं करनी है, ठीक है। आपको विद आर्म्स प्रोटेस्ट नहीं करना है, यानी कि आपको कोई भी वेपन साथ नहीं लाना है। कहां पे? शाबाश, प्रोटेस्ट में, ठीक है। मतलब ये इसमें क्या किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, लेकिन राइट टू स्पीच को डिलीट मत कर सकते हैं, डिलीट मत किया, क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, बोला गया कि वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, रूल्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, आपको पत्थर नहीं मारने चाहिए, ठीक है, आपको बिल्डिंग्स नहीं जलाने चाहिए, ठीक है, आपको गवर्नमेंट इदारों के साथ नहीं छेड़ना चाहिए, ये चीज किया गया, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट्स किए गए, लेकिन राइट टू स्पीच को बिल्कुल ही डिलीट मत किया गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब आपको कहा गया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज, आप याद रखना, इट्स पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। पार्टली फ्लेक्सिबल और पार्टली रिजिड का मतलब क्या है? देख लीजिए, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको आप इजीली, हाँ, जिनको मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप अमेंड आसानी से कर सकते हो, ठीक है, जिनको आप अमेंड आसानी से कर सकते हो, इसलिए हम कह सकते हैं इट्स पार्टली फ्लेक्सिबल। तो पार्टली रिजिड मतलब का क्या होता है? पार्टली रिजिड का मतलब है कि कुछ प्रोविजन यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत सख्त है, जिनका अमेंडमेंट करना बहुत सख्त है, उसको आपको यूनियन पार्लियामेंट जो है ना, यूनियन पार्लियामेंट भी, मतलब उसका कंसेंट भी होना चाहिए, वो भी मतलब उस पे क्या, वो भी आपको एलो करने चाहिए, ठीक है। वहां पे जो मेंबर्स होंगे वो आपको बोलने चाहिए हाँ बिल्कुल जी सर ये ठीक है, ठीक है। और हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है, हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जब ये सारे लिख के देंगे, जब ये सारे सिग्नेचर करेंगे हाँ जी ये एक्ट सही है, तो तभी जाके आप उस अमेंडमेंट, तभी जाके आप उस आर्टिकल का अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे इट्स पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया हैज डाइजेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, याद रखना, इंडिया में कौन सा टाइप गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोथ एट सेंटर इन स्टेटस, वहां पे क्या है, सेंटर में भी स्टेट्स में भी पार्लियामेंट टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंट होता है। यूनियन ऑफ इंडिया का हेड कौन होता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट। और अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे, स्टेट्स में गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कोर्ट विद हाइस्ट पावर इन इंडिया इज, कोर्ट विद हाइस्ट पावर इन इंडिया इज, याद रखना वो है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज मैं थोड़ा इमोशनल था कल से, जो मैंने वो वीडियो एक दो देखे, तब से मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगा। कल जो वो वीडियो आपने स्टेट्स वगैरह रखी थे ग्रुप्स में मैंने देखे, लेकिन एक बात सुन लीजिए आप, मुझे सेम वो महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से उसने मतलब रिटायरमेंट लिया ना, आप उसी तरीके से मुझे भी करवा रहे हो। अभी उसने अभी क्या किया था, मैच जैसे ही वो मतलब आउट हो गया था वर्ल्ड कप के लास्ट मैच में, आपने देखा था ना, तो अभी वो ऊपर आया ही नहीं था, लेकिन सभी फैंस क्या बोल रहे थे कि ये रिटायरमेंट लेंगे, ठीक है।
लेकिन उसने खुद कुछ बोला ही नहीं था। आप भी कल सेम ऐसे ही कर रहे थे, बोल रहे कि सर आप नहीं पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाओगे, अब आप क्विट करोगे यूट्यूब। नहीं, अभी मतलब मेरा ऐसा कोई मतलब मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। और अब आप बोल रहे हो कि सर JKSB बैच आप शुरू करोगे या बाकी चीज़ें शुरू करोगे, तो उसके बारे में भी मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया है। तो वो चीज़ हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। अभी मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, कल से मैं इमोशनल हूँ क्योंकि आप वो सॉन्ग उसमें कुछ डाला था आपने, पिछली बार भी आपने कुछ वीडियो डाला था। तो इससे मतलब थोड़ा मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, ठीक है। तो जल्दी हम एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो 15 अक्टूबर को लेकिन लास्ट क्लास आपकी होगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।